कहते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए असफलता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असफलता ही मनुष्य के जीवन की असली प्रेरणा होती है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सुरेंद्र है और शारदा विद्या निकेतन पीयू कॉलेज में आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। अगले 2 साल तक मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी और हिंदी से जुड़ी हर बात मैं आपके साथ रहूँगा। आपके सुख दुख में आपके हितचिंतक के रूप में मैं आपके साथ रहूँगा। प्रथम वर्ष हिंदी में हमारे पास 2 किताबें हैं। पहला है साहित्य वैभव और दूसरा है साहित्य गौरव। साहित्य वैभव एक टेक्स्ट बुक है और साहित्य वैभव का ही जो वर्कबुक है, जिसमें आपको एक वाक्यांश के उत्तर और कुछ संक्षिप्त में और संदर्भ स्पष्टीकरण और उसमें व्याकरण भी आता है। 100 मार्क का 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें आपके 4 भाग होंगे। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे 4 भाग दिखा सकता हूँ। गद्य भाग, पद्य भाग, गद्य भाग अर्थात प्रथम सोपान है उसको कहते हैं। उसके बाद पद्य दूसरा सोपान है। तीसरा है आधुनिक कविता। दूसरे भाग में पद्य में मध्ययुगीन कविता है। तीसरा है आधुनिक कविता और चौथा है आपकी कहानियाँ। और इसी के साथ आपको 25 मार्क का व्याकरण भी आपको यहाँ पे इस प्रथम वर्ष हिंदी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम प्रथम वर्ष का ये पहला चैप्टर जो है, पहला जो गद्य भाग का जो पहला पार्ट है उसको हम देखेंगे, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ। मुंशी प्रेमचंद का बचपन से ही जीवन संघर्षपूर्ण रहा। घर में सबसे बड़े होने के नाते उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आई थी और बचपन से ही उनको लेखनी का बहुत ही उनमें बहुत रुचि थी और उन्होंने बचपन से अपने जीवन का, लेखनी के जीवन का उन्होंने शुरुआत की। लेखनी के जीवन की उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की। मुंशी प्रेम की कई सारी कहानियां हैं। लगभग 300 कहानियां उन्होंने लिखी है। 300 कहानियां लिखना कोई आम बात नहीं है और उनकी सभी 300 कहानियां मानसरोवर एक ग्रंथ संग्रह में संकलित की गई है। उनकी कई सारी फेमस कहानियां हैं, जिसमें गोदान है, सेवा सदन है, कर्मभूमि है। और इन सभी कहानियों में से कहीं ना कहीं सामाजिक और पारिवारिक जीवन की झलक हमें देखने के लिए मिलती है। उनकी हर कहानियों में कुछ ना कुछ सीख मिलती है। उनकी हर कहानी समाज को और हर व्यक्तिगत जीवन में यानी पर्सनल लाइफ में भी हमें वो बहुत ज़रूरी होती है और हमें उसका जीवन में अगर हम उसको आत्मसात करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार आज जो हम कहानी देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी, एक पारिवारिक कहानी है। ये पारिवारिक कहानी होने के बावजूद इसका समाज में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और कई सारी ऐसी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की है जो पारिवारिक होने के बावजूद भी समाज में एक आदर्श कहानियों में से एक यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। पहले मैंने कहा 1880 में उनका जन्म दमई में हुआ। 300 से अधिक उन्होंने कहानियाँ लिखी है। प्रस्तुत जो कहानी है बड़ी घर की बेटी, वो भी एक पारिवारिक कहानी है, लेकिन परिवार के साथ साथ समाज में एक आदर्श प्रस्तावित करने के लिए इस कहानी का आज तक जिक्र होता आ रहा है कि पहले के दिनों में, पहले के ज़माने में एकत्र कुटुंब पद्धति यानी संयुक्त कुटुंब पद्धति यानी ज्वाइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली की जो सिस्टम थी उस पर ये कहानी चर्चा करती है। लेकिन आज डिब्बा बंद यानी जैसे कि 10th स्टैंडर्ड के CBSE चैप्टर में कहा गया है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस चैप्टर में शब्द का इस्तेमाल किया है डिब्बा बंद जीवन पद्धति। मतलब हम दो और हमारे दो, या हम दो हमारा खुद का परिवार यानी पति पत्नी और उसके सिर्फ बच्चे, उनके माता पिता उनके साथ रहते नहीं है। तो ऐसे एक अलग जीवन पद्धति जो शैली है आज, और प्राचीन जीवन पद्धति जो एकत्र कुटुंब पद्धति थी, संयुक्त कुटुंब पद्धति, जिसके बारे पर ये आज ये चैप्टर थोड़ा सा कटाक्ष करता है, कई बार व्यंग्य भी करता है। व्यंग्य यानी क्रिटिसाइज करना। और इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि आज इस आधुनिक जीवन में, आज इस मॉडर्न लाइफ में, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में भी हमें अपने परिवार के साथ कैसे जुड़े रहना है और एकत्र कुटुंब पद्धति में, संयुक्त कुटुंब पद्धति में कितनी ताकत होती है, यही दिखाने का काम इस प्रस्तुत चैप्टर में मुंशी प्रेमचंद ने किया है। इस चैप्टर में एक मेन कैरेक्टर जो है, मेन जो पात्र है, जो आनंदी है, आनंदी अर्थात एक स्त्री है, इस घर में आई हुई नई नई
शादी करके आई है, बड़े घर की है, इसलिए घर का नाम भी, चैप्टर का नाम भी बड़े घर की बेटी है। इस पर एक मूवी बनी है, ऋषि कपूर की एक मूवी बनी है इसी चैप्टर पर, इसी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर। तो ये जो चैप्टर में जो आनंदी है वो मेन कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है, मुख्य पात्र है। साथ ही उसका जो पति है जिसका नाम है श्रीकंठ, उसका जो देवर है यानी अपने पति का जो भाई होता है जो लाल बिहारी है। साथ ही इस कहानी में आनंदी के पिता यानी भूप सिंह का भी किरदार का छोटा सा हिस्सा हमें देखेंगे। साथ ही इसमें उसके जो ससुर है यानी भूप सिंह, उनका भी महत्व, उनका भी इस ये पात्र इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की एक महान कहानियों में से एक है। जैसे मैंने कहा, सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली के गृहस्थ जीवन को एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन होती रहती है। मतलब कि समाज में कैसे परिवार होते हैं, समाज में कई सारे परिवार होते हैं, जिसमें अमीर परिवार, गरीब परिवार और मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो एक मिडिल क्लास की फैमिली है, एक मध्यम वर्ग है, जिसमें जिनके घरों में हर रोज़ कोई ना कोई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई घटनाएं होती है और बर्तन से बर्तन टकराते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बुरी बातें होती है। इस पर उन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में, इस पाठ में कटाक्ष किया है। आनंदी बड़े घर की बेटी है, संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ की रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया है। मतलब आनंदी एक अमीर घर की बेटी है, शादी के बाद एक मध्यम परिवार में आना, वहाँ पे एडजस्ट होना, उनके रीति रिवाजों से, उनके रूढ़ी परंपराओं के साथ अपने आप को डाल देना, अपने आप को एडजस्ट कराना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन बहुत ही सरलता से, विनम्रता से आनंदी ने इस गुणों को उन्होंने आत्मसात किया है और उस घर में वो सेट हुई है, उस घर में एडजस्ट हुई है, उस घर में अपने आप को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी, यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। क्योंकि पति का घर अपनी शादी के बाद हर लड़की का पति का घर ही उसका स्वर्ग होता है, उसका अपना घर होता है। चाहे वो कितनी भी वो अमीर घर की बेटी क्यों ना हो, शादी के बाद उसके पति का घर ही उसका खुद का घर होता है, चाहे वो गरीब की झोपड़ी क्यों ना हो या कोई बड़ा महल क्यों ना हो। तो आइए देखते हैं बीनी माधव सिंह में सबसे पहले इसके 3 अध्याय हैं। इस चैप्टर में 3 अध्याय, इस पार्ट में 3 अध्याय है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। आज हम सिर्फ पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे। पहले अध्याय में आने वाले कुछ कठिन शब्द मैं बताते जाऊंगा, कुछ लिखते जाऊंगा, आप जस्ट नोट करके रखिए, याद रखिए, या बाद में आप अपने नोटबुक में उसको उतार लीजिए। तो सबसे पहले जो पहला अध्याय है, बीनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। जमींदार और नंबरदार याद रखिए, मैं आपके उसके जो अर्थ है बताऊंगा। पहला पैराग्राफ में रीड करता हूँ। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। किसके दरवाजे पर? बीनी माधव के दरवाजे पर, जो यहाँ पे श्रीकंठ के पिता है अर्थात आनंदी के ससुर है। उनके बारे में ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। उस चैप्टर की शुरुआत ही ऐसी है। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद अब भी बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवारी रहता था। बीनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय प्रेजेंट इनकम 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। आज के ज़माने की बात हम नहीं कर रहे, हम उस कालीन स्थिति की बात कर रहे। तब उनकी जो ईयरली इनकम है 1,000 थी, आज की हम बात नहीं कर रहे। तो उनकी वर्तमान जो आय है यानी इनकम है, आय एंड इनकम जो 1,000 से अधिक नहीं थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, 2 बेटे थे। एक का नाम है श्रीकंठ, दूसरे का नाम है लाल बिहारी। बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ, याद रखिए। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में यानी एक ऑफिस में काम करता है। तत्कालीन स्थिति में भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन की एक कहानी, एक काल्पनिक कहानी होने के बाद भी मुंशी प्रेमचंद कहानी में वास्तविकता डालने का काम करते हैं। तो अंग्रेजों के ज़माने में वो नौकरी करता था, एक ऑफिस में काम करता था। और छोटा लड़का है लाल बिहारी,
दूसरे छोटे बेनी माधव के दूसरे बच्चे का नाम है लाल बिहारी सिंह। दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा मुकड़ा, चौड़ी छाती, जिसे हम 56 की छाती बोलते हैं, ऐसे छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वो उठकर सवेरे पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी, बहुत अलग थी। एक तरफ श्रीकंठ था पढ़ा लिखा और दूसरी तरफ लाल बिहारी था जो अनपढ़ था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था, यानी एक तरह का पहलवान। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। न्योछावर करना यानी कुर्बान करना, आगे बताऊंगा। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे में प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती थी। लाहौर से कलकत्ता तक, तब आज़ादी से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी और लाहौर से कलकत्ता, अर्थात पूरा हिंदुस्तान एक था। आज 2 हिस्सों में, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ बांग्लादेश, ऐसे 2 हिस्सों में अलग अलग हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान के टुकड़े हुए हिंदुस्तान बटा हुआ है। तो ये आज़ादी की पहले की कहानी है, ऐसा आपको समझना है। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रही थी। तो ये पहला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो कठिन शब्द आया था, जमीरदार और नंबरदार। जमीरदार और नंबरदार किसे कहते हैं? जमींदार वो शब्द है तब राजा महाराजाओं के ज़माने में हर गांव के लिए, जैसे आप अभी इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर डेट होती है और उसके बीच हमें इनकम टैक्स भरना होता है। तत्कालीन स्थिति में भी टैक्स होता था। वो टैक्स धान्य के रूप में होता था, पैसों के रूप में नहीं होता था, कई धान्य के रूप में होते हैं, अलग अलग फसलों के रूप में होता था। तो उसको इकट्ठा करने के लिए वो राजा महाराजा हर गांव में, हर तालुका में, हर जिले में, हर कस्बे में, अगर हम इसको कहेंगे कस्बे में, एक कोई आदमी अपने तरह से रखता था। जैसे कि आज हम सेल टैक्स ऑफिसर उसको कहते हैं। तो तत्काल स्थिति में उस राजा महाराजाओं के ज़माने में उनके, ये बेनी माधव सिंह के पूर्वज, वो नहीं, उनके पूर्वज जमीरदार रह चुके हैं। और उनके जाने के बाद, राजा महाराजा जब ज़माना गया, अंग्रेज आए और धीरे धीरे अंग्रेजों ने वो टैक्स वसूलना शुरू किया। तो उनके ज़माने में जो ज़मीन ज़्यादा थी, ऐसे लोगों के पास बहुत पैसे होते थे, धन दौलत होती थी, और उनको ही ज़मींदार कहते हैं, और वही लोग नंबरदार होते हैं। तो राजा महाराजाओं के ज़माने में दान में दी गई ज़मीन, जिसको जो अभी तक वो उनके पास बची हुई है, या उन्होंने धीरे धीरे उनके ऊपर उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया है, जीवन को चलाया है। तो ऐसे बेनी माधव सिंह थे जो गौरीपुर के जमींदार थे एक ज़माने में। लेकिन आज ज़मींदारी चली गई, आज लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, और ये ज़मींदारी ये सिस्टम यहाँ पे राजा महाराजाओं की सिस्टम यहाँ पे चली गई। लेकिन जो तत्कालीन स्थिति में राजा महाराजा दान में दी गई ज़मीन थी, उनके पास अभी भी है। कुछ लोगों ने उसको बेचकर अपना उधर निर्वाह चलाया, और कुछ लोग आज भी उसके ऊपर ही अपना काम चलाते हैं, और आप आज भी गांव में रौब जमाते हैं, यानी अपना रुतबा दिखाने का काम वो करते हैं। तो बेनी माधव सिंह ने अपने ज़माने में गांव में एक पक्का कुआं भी बनवाया था, मंदिरें बनवाए थे, कचहरियाँ बनवाई थी, अर्थात सरकारी कार्यालय उन्होंने बनवाई थी। लेकिन आज वही मंदिरें गांव में आज भी वहाँ पे खड़ी है, लेकिन आज उनकी मरम्मत यानी ठीक करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। मरम्मत करना, ठीक करने के लिए भी, ठीक करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो सिर्फ नाम के जमींदार थे, बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है। एक ज़माने में उनके घर के सिर पर या घर के दरवाजे पर हाथी झूमता था, यानी बहुत पैसे वाले आदमी थे। लेकिन आज हाथी के बदले में एक बूढ़ी भैंस है, जो कहते हैं कि दूध देती है, लेकिन पता नहीं कितना दूध देती है। लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी लोग अपने सिर पर हर रोज़ एक हांडी, मतलब एक बहुत बड़ा बर्तन, एक पॉट को लेकर दूध बेचने के लिए गाँव में जाते हैं। तो ऐसी वो भैंस है जिसके शरीर में सिर्फ हड्डी पसली बची है, सिर्फ हड्डियाँ बची है, मतलब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। प्रस्तुत जो पैराग्राफ है जिसमें बेनी माधव सिंह, बेनी माधव का गांव और बेनी माधव की जो जमींदारी है उसके बारे में बताया है। एक ज़माने में वो अमीर था, लेकिन उसने अपनी जायदाद, उसने अपनी प्रॉपर्टी वकीलों को भेंट कर दी। एक सेंटेंस है, वकीलों को भेंट करने का मतलब क्या है? क्योंकि कोर्ट कचहरी करना, ज़्यादातर तत्कालीन स्थिति में लोग अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद के ऊपर बहुत झगड़े होते थे, और इसीलिए उसने वकील, अभी जब कोर्ट कचहरी का मामला आता है तो क्या होता है? खर्च होता है। तो कभी कभी अपने
खर्च चलाने के लिए कोर्ट को या वकीलों को पैसे देने के लिए या वकीलों को जो उसकी जो रकम होती है देने के लिए वो अपने ज़मीनों को बेच देते थे। तो ज़्यादातर बेनी माधव सिंह ने अपना जीवन है उसने कोर्ट कचहरी में लगाया। शायद ज़्यादा ज़मीन की आस हो सकती है या कोई अलग बातें हो सकती है और इसके कारण अब उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। बस एक आम इंसान है, जमींदार था एक ज़माने में लेकिन आज एक आम इंसान है। लेकिन ज़मींदार का जो रौब है, जो एटीट्यूड है, जो उसके अंदर का एक वृत्ति थी या उसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर था, मैं एक ज़माने में ज़मींदार था, वो आज भी उसके अंदर है। बस लोगों को दिखाता है कि मैं बेनी माधव सिंह ठाकुर जी, जिसको हम बोलते हैं ठाकुर, उसको आज भी गाँव में बुलाते हैं। तो बेनी माधव के दो बच्चे हैं, एक श्रीकंठ है, एक लाल बिहारी। श्रीकंठ के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वो बैचलर डिग्री उसने तत्कालीन स्थिति में बैचलर डिग्री लेना बहुत बड़ी बात है। वहाँ तक 7th और 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करने वाले बच्चे ही को कई सरकारी नौकरी मिलती थी। ये तो BA पास था और आज भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ पे एक ऑफिस में काम करता है। श्रीकंठ बहुत ही एक साधारण इंसान था, बहुत ही शांत स्वभाव का था। गाँव में उसकी बहुत इज्जत थी। गाँव के लोग उसको वैसे भी तो पढ़ा लिखा था, समझदार था और गांव के हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में उसको बुलाते थे। और हर बात, अगर गांव में कोई नया कार्य शुरू करना है तो श्रीकंठ की बातों को बहुत ध्यान में रखा जाता था। दूसरी तरफ था लाल बिहारी, अनपढ़ था, बचपन में वहाँ गुजर गई थी। बड़ा भाई जो शहर में नौकरी करता है, हफ्ते में एक बार वो गाँव आता था श्रीकंठ, तो शहर में नौकरी करता है इसलिए घर में उसका ही राज था। तो लाल बिहारी को हर चीज़, हर मतलब बड़े भाई की इज्जत भी करता था लेकिन बड़े भाई से वो डरता भी था। और बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। लेकिन छोटा भाई पढ़ने में ज़्यादा माहिर नहीं था लेकिन अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने में बहुत माहिर था। तत्कालीन स्थिति में अगर हम कहेंगे पहलवानी करता था, इसलिए सुबह शाम कहते हैं कि एक सेर दूध, एक सेर, आज हम इसको वजन रखने के लिए, वजन करने के लिए ये इसका उपयोग होता है। आज केजी या लीटर में होता है। तो एक सेर लगभग 1 kg या लगभग 1 लीटर के आसपास ये दूध वो सुबह शाम पीता था, ऐसा इस चैप्टर में कहा, मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ पे कहा है। तो श्रीकंठ BA की डिग्री पास कर चुका है। तो दूसरी तरफ लाल बिहारी अनपढ़ है या उसने पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं की और वो सिर्फ पहलवानी करता है। तो श्रीकंठ के बारे में, लाल बिहारी के बारे में उन्होंने कहा एक सजीला हट्टा कट्टा जवान था, चौड़ी छाती थी, जैसे हम कहते हैं कि 56 इंच की छाती वाला, यानी मजबूत शरीर वाला, मजबूत छाती वाला था। और दूसरी तरफ था श्रीकंठ जो दिन रात पढ़ाई करके उसने BA की डिग्री पास की थी, मतलब बहुत मेहनत की थी, क्योंकि इतनी बड़ी डिग्री तत्कालीन स्थिति में लेना इतना आसान नहीं था। और दिन रात मेहनत करके उसने डिग्री प्राप्त की और साथ ही नौकरी भी उसने यहाँ पे प्राप्त की। लेकिन श्रीकंठ की और एक खास बात थी, उसको आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में उसको ज़्यादा बहुत रुचि थी। और इसीलिए वो सुबह शाम अपने घर में एक खरल यानी एक ऐसा बर्तन है, खरल यानी बर्तन होता है, पत्थर का बर्तन है, पत्थर का बर्तन है, पात्र होता है जिसमें आपने देखा होगा जड़ी बूटियां का चूर्ण करने के लिए उसकी छोटी छोटी बारीक, जैसे आज हम मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, तो तत्कालीन स्थिति में खरल एक मिक्सर का ही काम करता है। तो सुबह उठकर ही ये श्रीकंठ अपने खरल के साथ लेकर कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ का चूर्ण करना, उसकी वनस्पतियों से औषध बनाना, ये काम करता था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। अर्थात सुबह उठकर प्राचीन काल के लोग या कई सारे हमारे बूढ़े घर में भी, हमारे दादा दादी, नाना नानी आज भी जल्दी सुबह उठते हैं और कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए ऐसे खरल पात्र या उस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमें एक कर्ण मधुर, अच्छा यहाँ पे एक व्यंग किया है, हमें एक्चुअली वो इरिटेट होता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण मधुर बात यहाँ पे लेखक ने यहाँ पे कही है। तो लाहौर से लेकर कलकत्ता तक, क्योंकि ये जो ये है जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर आपको तत्कालीन स्थिति में उतने उत्तर भारत की यहाँ पे बात करो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की कहानी है और उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तब वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन पर उन्होंने ज़्यादा रिसर्च हुआ है और ज़्यादातर डॉक्टर्स, वैद्य तत्कालीन स्थिति में ज़्यादातर वहाँ पे थे। और लाहौर से कलकत्ता तक जितने सारे वैद्य हैं, जितने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, उनकी सभी किताबें हमारे श्रीकंठ जी ने पढ़ी थी और इसीलिए उनको ज़्यादा आयुर्वेदिक में यहाँ पे बहुत रुचि थी। तो इस प्रकार पहले पैराग्राफ में बेनी माधव सिंह के दो बच्चे, एक तरफ श्रीकंठ है,
दूसरी तरफ लाल बिहारी है, उनके बारे में ही ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, उनका परिचय दिया है। बिनु माधव गौरीपुर के जमींदार थे, सिर्फ नाम के जमींदार है, अब वो जमींदार नहीं है। घर में हाथी झुकता था, एक ज़माने में दरवाजे पर हाथी झुकना, बहुत अमीर थे, लेकिन आज उनके ही द्वार पर, उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी गाय भैंस है जो एक 2 वक्त का यहाँ पे दूध देती है। 2 बच्चे हैं, एक पढ़ा लिखा है, एक पहलवान है। जो पढ़ा लिखा बेटा है श्रीकंठ, बहुत ही समझदार है, बहुत ही अच्छा इंसान है, संयमी है, विनम्रता उसकी स्वभाव की विशेषता है, गुण है, और शहर में नौकरी करता है, हफ्ते में एक बार घर आता है, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे अब तक किसी की भी अभी शादी यहाँ पे दिखाई नहीं दी, लेकिन अगले पैराग्राफ हम देखेंगे यहाँ पे श्रीकंठ की शादी है, फिर उसका परिवार, क्योंकि श्रीकंठ और श्रीकंठ के पिता बेनी माधव और लालबरी, अभी उनके जो महल होता है, कोट तत्कालीन स्थिति में हम बोलते हैं पूर्वजों ने यानी अपने राजा महाराजों ने दिए हुए एक बड़ी सी हवेली, जिसका हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, तो हवेली में वो अपने पिता के साथ और भाई के साथ रहता है। शहर में काम करता है, हफ्ते में एक बार ही घर आता है। तो दूसरे पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे, श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेम न थे, बल्कि वो बहुत बड़े जोर से उसकी निंदा करते थे, उसका तिरस्कार करते थे। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिन, दशहरा होता है उसके दिनों में बड़े उत्साह से वो रामलीला में सम्मिलित होते थे, स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ करते थे। मतलब अंग्रेजों की नौकरी करने के बावजूद भी वो अंग्रेजी के खिलाफ ओपनली बोलते थे, जोर से बोलते थे, और इसी के कारण लोग उनका गांव में सम्मान करते थे। मतलब अंग्रेजों की नौकरी करना, उनकी चपरासी करना, या उनकी हंजी करना, या उनका ही गुणगान गाना, उनका वो स्वभाव नहीं था। उनका स्वभाव अपने देश की उनका जो ऐसा स्वभाव था कि अपने देश की मिट्टी से लगाव, अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने समाज से उनका प्रेम था, और इसलिए नौकरी उनके अंग्रेजों की करने के बाद भी वो उनकी रूढ़ी परंपराओं को उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया, बल्कि अपनी रूढ़ियाँ, अपनी संस्कृति, अपने धर्म का उन्होंने यहाँ पे पालन किया। गांव में हर साल, जैसे कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत में भी हम दशहरा को धूमधाम से मनाते हैं, दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं, तो दशहरे के दिन जो उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, अगर आप नॉर्थ का बेल्ट देखेंगे, उसमें हम रामलीला का आयोजन हर साल दशहरे के इसमें होता है, उस दशहरे के दिनों में होता है, और उसमें रामलीला, मतलब गौरीपुर में रामलीला की शुरुआत करने का काम श्रीकंठ ने किया। और साथ ही उन्होंने सिर्फ शुरुआत नहीं की, बल्कि हर साल रामलीला में वो पार्टिसिपेट करते थे, हिस्सा लेते थे, और कुछ ना कुछ कैरेक्टर वो खुद यहाँ पे करते थे। तो एक धार्मिक स्वभाव का भी, उनका गुण भी उनके उसमें दिखाई देता है, श्रीकंठ में दिखाई देता है। गौरीपुर में रामलीला के वो जन्मदाता थे, यानी उन्होंने गौरीपुर में रामलीला की शुरुआत की थी। प्राचीन हिंदू सभ्यता यानी प्राचीन हिंदू कल्चर का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब यानी जॉइंट फैमिली, सम्मिलित कुटुंब यानी एकत्र कुटुंब यानी संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के उपासक यानी आराधना करना, उपासक मतलब पूरे गांव में वो कहते थे कि एकत्र कुटुंब पद्धति यानी जॉइंट फैमिली समाज के लिए बहुत अच्छी होती है, समाज के लिए एक प्रेरणा होती है, और समाज में एकता का भाव, भारत एक अखंडता में, विविधता और अखंडता में एक ऐसा देश कहा गया है। भारत को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो बात हम करते हैं, तो उसके वो प्रचारक रहे, उसके वो सपोर्ट रहे, और वही गाँव में वैसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी श्रीकंठ का मानना यह था कि एकत्र कुटुंब पद्धति होनी चाहिए, तब गांव का विकास होता है, समाज का विकास होता है, और साथ ही परिवार का भी विकास होता है, और देश का भी विकास हो जाता है। तो पूरे गांव में सिर्फ अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो संयुक्त कुटुंब पद्धति को सपोर्ट करते थे, साथ देते थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि है, इंटरेस्ट नहीं है, होती है, उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते हैं। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती थी। ललना एक्चुअली
ललना का मतलब है सुंदर स्त्री, गांव की सुंदर स्त्री, शब्द से अर्थ है सुंदर स्त्री, सुंदर नारी। लेकिन यहाँ पे शादीशुदा नहीं, जो गांव की जो ललनाएं हैं वो उनकी निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? क्योंकि अभी मैंने जैसे कि कहा कि पहले ज़माने में एकत्र रहना बहुत मतलब लोगों को पसंद था, दादा दादी नाना नानी के साथ, पोता पोती के साथ, बच्चों का एक बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन आज शादी होते ही हर पत्नी या पति चाहता है कि हम अपने अलग परिवार बसाएं। तो आजकल की जो उस गाँव में गौरीपुर में जो नई नई शादी करके आई हुई जो दुल्हन है या नए नए जो जोड़े होते हैं, उनका हमेशा ये कहना होता है कि चलो आप अपना अलग परिवार बसाएंगे। तो इसीलिए उनके गांव में कुछ जो लड़कियां जो शादी करके आई है वो हमेशा श्रीखंड की निंदा करती थी, उनको टीज करती थी, उनको व्यंग करती थी, और कभी कुछ लोग तो उनको शत्रु मानते थे, क्योंकि श्रीखंड एकत्र कुटुंब पद्धति को प्रोत्साहित करते थे। तो कुछ गाँव की नई नई लड़की जो दुल्हन है वो अपने पति के साथ अलग अपना घर बसाने के लिए वो हमेशा तैयार होती थी। तो इसीलिए वो श्रीखंड को दुश्मन मानते थे। स्वयं उनकी पत्नी का भी इस विषय में उनका विरोध था, इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका यह विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग बनाओ। अपनी खिचड़ी अलग बनाना, खिचड़ी अलग बनाना, खिचड़ी एक खाने का पदार्थ है, यहाँ पे खिचड़ी का उसका अर्थ लेना है खिचड़ी मतलब अपना अलग घर बसाना। मतलब उनकी पत्नी अर्थात श्रीखंड की जो पत्नी आनंदी, उनका भी ये मानना है, ऐसा नहीं कि सास और ससुर से उनका घृणा है, नफरत है, हेट करती है। लेकिन अगर सास ससुर बहू में या ससुर और बहू में हर रोज कोई ना कोई झगड़ा होता है तो अपने पति के साथ वो अलग घर बसाना, अपना अलग खिचड़ी पकाना, अपना अलग फैमिली लाइफ को बसाना अच्छा है, ऐसा उनकी पत्नी का भी मानना था। तो इस प्रकार श्रीखंड के बारे में उन्होंने कहा श्रीखंड बहुत अच्छा इंसान था, रामलीला में उसने योगदान दिया था और साथ ही रामलीला में वो हिस्सा लेता था, पार्टिसिपेट करता था। गाँव में रामलीला की शुरुआत उसने की थी। गाँव में एकत्र कुटुंब पद्धति में रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता था। लेकिन गांव की कुछ नई लड़कियां हैं जो शादीशुदा अभी करके आई है, शादी करके आई है, वो अलग अपना घर बसाना चाहती थी। इसलिए कुछ महिलाएं, कुछ लड़काएं अर्थात सुंदर स्त्रियां अर्थात गांव की जो स्त्री है उनसे नफरत करती थी, हेट करती, और उसमें उनकी पत्नी भी थी। अर्थात हेट शब्द से अर्थ यहाँ पर लेना नहीं, उनका मानना था कि अगर घर में हर रोज झगड़े हो रहे बड़े कुटुंब में, क्योंकि हाथों की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, कोई ना कोई उंगली इधर उधर हो जाती है, अर्थात कोई ना एक उंगली बड़ी है तो उंगली छोटी होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में, विचारों में भी या संयुक्त कुटुंब में पद्धति में भी कोई बहुत रूढ़ होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई विनम्र होता है। तो ये सब झगड़े होते रहते हैं। अगर ऐसे झगड़े होते रहते हैं तो अलग घर बसाना ठीक बात है, अलग बसाना समझदारी, ऐसा आनंदी का भी यहाँ पे मानना था। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। अब तक अध्याय पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज हम यहीं पे रुकेंगे। अगले क्लास में अगला अध्याय देखेंगे, इसी अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।